हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टीक्यू कटल कॉलेज मैनेजमेंट एंड एजुकेशन शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। माइकी के अनुसार समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की कौन सी मूल अवधारणा है? तो सारी है नियन, नियन, निरंतर प्रक्रिया सुधार है, ग्राहकों की आवश्यकताओं का केंद्र में त्रुटियों का उन्मूलन है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कब विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की थी? तो उन्होंने की थी 1837 में। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसी भी संस्थान के संचालन के लिए प्रयोजन मूल्य किंतु युक्तिपरक उपभागों में जो अपने ग्राहकों की आवश्यकता को केंद्र में रखता है, यह कथन है। सेलिस का है भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क कब प्रदान किया गया था? 2015 में। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी 1950 में एडवर्ड डेमिंग्स एवं जेम मुरान द्वारा। फिर यह हेरिस ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के किस उपागम की चर्चा नहीं की है? व्यवस्था संबंधी उपागम की चर्चा नहीं की है। फिर यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों का विकास किया गया है। तो किया गया 2000 में। शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी का कौन सा संकेतक है? तो सारी ये संदर्भ संबंधी संकेतक है, प्रक्रिया संकेतक है, आगत संकेतक है। किसी संकेतक में यह मापन किया जाता है कि क्या कार्यक्रम ने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं, तो वह है निर्गतक संकेतक। फिर है 1950 के दशक में डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग्स एवं जे मुरान ने जापान में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। माइक हिक 2005 के अनुसार समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की मूल अवधारणा निम्नलिखित निरंतर और प्रक्रिया सुधार है, ग्राहकों की आवश्यकताओं पर केंद्रित त्रुटियों का उन्मूलन है, शुरुआती उत्तरदायित्व निर्वहन है। फिर बाद के अंदर है ब्रिटिश सरकार ने 1837 में विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा 4 वर्ष पूर्व गरीबों की प्राथमिक शिक्षा के लिए दी गई अनुदान राशि के उपयोग के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना था। शीर्ष में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को परिभाषित करते हुए होता है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसी भी संस्थान के संचालन के लिए प्रयोजन मूल्य किंतु युक्तिपरक उपभोग में है, जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों के संयुक्त रूप से 1997 में की गई थी। इसके इसे एक लाभ न कमाने वाली स्वायत्त शैक्षिक सोसाइटी के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश के भीतर गुणवत्ता प्रसार के अभियान में मदद करते हुए प्रत्यायन के संरचना का विकास करना था। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना 1994 में अखिल भारतीय तकनीकी परिषद की धारा 10 यू के अंतर्गत की गई थी। 7 जनवरी 2010 में यह स्वायत्त इकाई बन गया, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शिक्षा के महत्व को स्थापित करना है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत। इससे माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 19 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। फिर बात के अंदर है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है? तो वह शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष योजना के क्षेत्र व कार्यक्रम किसी भी विद्यालय के नियोजन के 4 मामलों के पक्ष होते हैं: शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, विविध क्षेत्र। सह शैक्षिक क्षेत्र पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में सुधार के लिए बनाई गई योजना सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सह शैक्षिक क्षेत्र में योजना निर्माण के मुख्य विषय निम्न है: प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, शिक्षण उपकरणों का निर्माण, समूह साक्षरता, मुख्य मेल, महासभा का आयोजन, शाला गणेश्वर का सुधार, उत्सव व जयंती का प्रभाव आयोजन, आदि पुस्तकालय वातावरण का प्रभाव उपयोग, समायोजित योग्य उत्पादक कार्य और समाज सेवा, एनएसएस, एनसीसी, स्काउटिंग, गाइडिंग और पर्वतारोहण, शारीरिक और योग शिक्षा, खेल कूद की नियमित व्यवस्था, अध्यापक अभिभावक संघ, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। विद्यालय योजना के एक सत्र में कितने मूल्यांकन होते हैं? तो 2 होते हैं। सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा किसने की थी? मंत्रालय आयोग ने की थी। विद्यालय योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? जिला शीर्ष अधिकारी को। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक भविष्य को देखता तथा उपलब्ध साधनों के कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है। खोज परिभाषा दी है, तो दी है, मैंने दी है। संस्थागत योजना का स्वरूप है, तो सारी है कक्षानुसार योजना है, विषयानुसार योजना है, अध्यापकानुसार योजना है। संस्थागत योजना का स्वरूप कई प्रकार का हो सकता है: कक्षानुसार योजना है, विषयानुसार योजना है, अध्यापकानुसार योजना है, छात्रानुसार योजना है, अध्ययनानुसार योजना है, प्रयासानुसार योजना है, वित्तानुसार योजना है। एसेंशियल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक है तो डॉक्टर वी आर लुला ने एस के मूर्ति दोनों ये संस्थागत नियोजन की विशेषता है, तो सारी ये सरकारी प्रवृत्ति अधिक उपयोगिता को उद्देश्य व लक्ष्य का पूर्व निर्धारण है। संस्थागत नियोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की होती है। पाठशाला समाज का लघु रूप है कि इसने कहा था, जॉन डिवी ने कहा था, संस्थागत नियोजन के शहर क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है और सदस्य सुविधा नहीं है। संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र में शामिल विषय
नहीं है तो बुक बैंक नहीं है। संस्थागत नियोजन के साथ शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय है। तो सारे ये बाल सभा का आयोजन है, शारीरिक बाल सभा का आयोजन है, अध्यापक अभिभावक संघ शारीरिक शिक्षा विद्यालय नियोजन का प्रमुख पक्ष है। तो सारे ये शैक्षिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र भौतिक क्षेत्र है, पाठ्यक्रम सब पाठ्यचर्या के क्रियाओं के प्रबंधन और संगठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त मार्गदर्शक है? तो वो है हमारा चयन चयन है, फिर है विपणना है, नियत संहिता। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा सभी स्तरों के नियम का पत्थर है? तो वो है शाला स्तर। शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम और पहुंच निम्नलिखित स्तर पर होना चाहिए। तो वो होना चाहिए स्पष्ट स्पष्ट और साझा दृष्टि। फिर बात के अंदर उपयोग प्रक्रिया का प्रयोग है, परिपक्व टीम का उपयोग है, परिणामों के प्रति दृष्टि स्पष्ट प्रतिबद्धता है। फिर बाद में सर्वोच्च मंत्रालय आयोग ने विद्यालयों के गुणात्मक विकास हेतु विद्यालय संयुक्त योजना की सिफारिश की। संस्था अगर तो योजना से तात्पर्य है ऐसी योजना तैयार करना जिससे विद्यालयों में सभी स्तर पर सुधार किया जा सके। ईडब्ल्यू फ्रैंकलिन के अनुसार संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है, क्योंकि शिक्षात्मक प्रयोग का केंद्र मूल्य अध्यापक होता है। यह पहला अवसर है जबकि अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार की योजना तथा उसके कार्यान्वयन के कहा जा रहा है। डॉक्टर के विषय के अनुसार शिक्षा में योजना की समझ डालना इस बात पर आधारित नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल से लेकर उच्चतम स्तर तक नए विचारों के लिए ये ही नए नए विचारों को अपनाना का प्रयास किया जाए, बल्कि ये इस बात पर आधारित है कि जितने भी साधन हमें प्राप्त है उनसे बेहतर कार्य किया जाए। जबकि राय के अनुसार मेरे विचार में योजना में मुख्य सुधार यह होना चाहिए कि उल्टे परिणाम की तरह देखने दिखाई देने वाली योजना को व्यापक आधार दिया जाना चाहिए और संस्था नियोजन की पद्धति द्वारा इसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए। शिक्षा और नियोजन से शैक्षिक विकेंद्रीकरण को बल मिलता। भारत में विद्यालय योजना और शैक्षिक योजनाओं को सफल बनाने की शुरुआत कोटारी आयोग 1967 की सिफारिश से आरंभ हुई थी। ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षा की योजना बनाने में निम्नलिखित दो दृष्टिकोण प्रभावी होते हैं। उपलब्ध संसाधनों और देश की आवश्यकता के आधार पर केंद्रीय स्तर पर एक योजना तैयार की जाती है, अर्थात नियोजन में शीर्ष आधारित दृष्टिकोण का पालन किया जा सकता है। योजना एक संस्था के स्तर से शुरू की जाती है। भारत में दूसरे दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। संस्थागत नियोजन को व्यापक शैक्षिक योजना की मूल इकाई या जमीनी स्तर के रूप में माना गया है। शिक्षा विदों का मानना है कि संस्थागत नियोजन जिसे निचला स्तर अर्थात विद्यालय स्तर कहा जाता है से योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा सभी स्तर की इन नींव का पत्र है। फिर बाद के अंदर है संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है, डीएडब्ल्यू फ्रैंकलिन ने कहा है। सन 1972 से राजस्थान के प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय योजना को अनिवार्य कर दिया गया है। संस्थागत नियोजन के दो प्रकार है, अल्पकालिक नियोजन ये एक से 170 के लिए, दीर्घकालिक नियोजन एक से अधिक 170 के लिए। संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया। संस्थागत नियोजन एक आरेख ब्लू प्रिंट की तरह होता है जिसका निर्माण एक संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य की प्रभावपूर्ण प्राप्ति के लिए किया जाता है। फिर बाद में शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विवरण करता है, जिन नेतृत्व के कौन सा कार्य के अंतर्गत आता है प्रबंधन कार्य। अभिग्राफ एवं कॉन्वेंट या प्रशासन प्रबंधन के कार्य को निम्नलिखित 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। योजना निर्माण करना, वित्तीय व्यवस्था करना, विद्यालय प्रणाली का संचालन करना, उद्देश्य निश्चित करना, तदनुसार प्रशासन करना, विद्यालय के स्टाफ का चयन, कार्य विभाजन, उनके विकास का कार्य, पाठ्यक्रम और अनुदेशीय कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करना, विद्यार्थियों की प्रवेश समस्या वर्गीकरण निर्देशन विकास आदि का प्रशासन करना, विद्यालय भवन एवं उपकरणों का पर्यवेक्षण करना। विभिन्न विषयों कौन से कचरे तंत्र की विशेषता नहीं है, यह उच्च प्रत्याकारी या उच्च नियंत्रणकारी है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक नेता समूह जो उस्तादी के रूप में सेवा देते हैं न कि कर्ता के रूप में। जनतंत्रीय नेतृत्व आधुनिक युग का सबसे प्रशंसित नेतृत्व माना जाता है। नेतृत्व परिस्थिति जन्य होता है। नेता प्राय समूह के मानदंड के अनुसार ही आचरण करता है। जनतंत्रीय नेता सहकर्मी होता है और समूह ही व्यक्ति के मूल्यांकन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। जनतंत्रीय नेतृत्व में अधिकारी व कर्तव्य दोनों का विकेंद्रीकरण हो सकता है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण
का मुख्य लक्ष्य है नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है। तो सारे ये नेता का व्यक्तित्व है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व है, कार्य की प्रकृति है, परिवेश की प्रकृति है, उनमें से कौन सी पालन पोषण पालन पोषण शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण नियंत्रण की विशेषता है। तो वह अधिकारवादी पालन पोषण शैली कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते लेकिन बच्चों को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके इस प्रकार की पेरेंटिंग को निम्न निम्न रूपों में जाना जाता है सत्तावादी पेरेंटिंग। फिर बाद के अंदर है कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन है। तो वे स्वतंत्रता अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चरित्र होती है। तो वह उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण नेतृत्व की वह शैली जिसमें प्रतिनिधि नेता विनिश्चयकरण प्रक्रिया में अधिग्रस्तों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। तो वही प्रजातांत्रिक शैली फिर बाद में आ जाता है नेतृत्व की वह शैली जिसमें नेता सभी कार्यों और समस्या अधिग्रस्तों पर डाल देता है तथा अधिग्रस्तों से आशा की जाती है कि वे ही लक्ष्य का निर्धारण करें उनकी प्राप्ति हेतु योजना बनाए। नेता कोई निर्देश नहीं देता है वह केवल निष्क्रिय निरीक्षक बना रहता है केवल आवश्यक करने पर ही सलाह देता है। तो वह है अथवा हस्तक्षेपी शैली इस शैली को अपनाने वाले नेता अपने अधिग्रस्तों के साथ पिता तुल्य व्यवहार करता है और अपने कर्मचारियों की पूर्ण देखभाल करता है और बदले में उनके विश्वास और नेता के प्रति वफादारी का पात्र होता है। इस प्रकार की नेता शैली को अपनाने वाले नेता उस संगठनात्मक कौशलों से युक्त होता है। नेता कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्यदक्षता प्रदान करता है। यह हर किस नेतृत्व शैली की चर्चा हो रही है पिता तुल्य। फिर है व्यवहार शैली ट्रांजेक्शनल स्टाइल का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है 1947 में वेक्स वेबर द्वारा प्रबंधन के तहत इस शैली का प्रयोग करने वाले नेता पुरस्कार उत्पादन पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। इस शैली के दो प्रमुख आधार है प्रासंगिक पुरस्कार कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन हेतु न्याय मनोवैज्ञानिक अथवा भौतिक पुरस्कार प्रदान करना। अपवाद द्वारा प्रबंधन यह अवधारणा नेता को यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। प्रबंधकीय संकल्पना का संबंध किसी ब्लैक था ब्लैक ब्लैक तथा माउंटेन से नेतृत्व की वह शैली जिसमें बिना कर्मचारियों से परामर्श ली ये नेता द्वारा ही सारे निर्णय किए जाते हैं तथा नेता का कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो एक गणतंत्री अधिकारी शैली। फिर है गेम चेंजर फैक्टर शारीरिक विपरीत दृष्टि से नेतृत्व अंग्रेजी लीडरशिप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह जो नेतृत्व प्रदान करे। इसका अर्थ यह है कि नेतृत्व वह है जो नेतृत्व प्रदान करे। प्रारंभिक नेतृत्व साहित्य में नेता उसे माना गया जो उच्च पद है या परिस्थिति में हो कार्य मूल्यांकन की दृष्टि से कार्य के प्रभावी व अप्रभावी संपादन के आधार पर भी अच्छा रहता है और नेता कहा गया है। एंड्रयू हॉल पिन नेतृत्व शैली के रूप में नेतृत्व व्यवहार की तीन शैली आधिकारिक शैली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जनतंत्रीय नेतृत्व डेमोक्रेटिक लीडरशिप नेतृत्व लीडरशिप नेतृत्व प्रथम में दो प्रकार के ही होते हैं आधिकारिक और जनतंत्रीय तृतीय प्रकार का क्षेत्रीय नेतृत्व केवल संख्या गिनाने पद के लिए होता है अन्यथा ये सदैव नेतृत्व वो विहीनता की होती है जिसमें नेतृत्व विहीनता की स्थिति में समूह के व्यक्तियों में स्वच्छता व मनमानी का बोलबाला होता है। आधिकारिक नेतृत्व शैली यदि प्रशासक कार्य की स्वयं अगुवाई करता है नीतियों पर नियंत्रण रखता है कार्य की प्रणाली स्वयं निर्देशित करता है भविष्य को नियंत्रित करता है पुरस्कार व दंड का निर्णय करता है तथा सहायकों का मूल्यांकन करता है तो उसे निदेशक या आधिकारिक प्रकार का नेता कहा जा सकता है। भारत में अंग्रेजों के प्रशासन से इसी प्रकार का नेतृत्व विरासत में मिला है। जनतंत्रीय शैली जनतंत्रीय नेतृत्व आधुनिक युग का सबसे प्रशंसित नेतृत्व माना जाता है। हमारे देश में जनतंत्रीय शासन प्रणाली इस प्रणाली में आयोजन नीति निर्धारण कार्य विभाजन आदि में जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फिर है हस्तक्षेपीय नेतृत्व है ऐसे नेतृत्व वस्तुत्व है कोई ही नेतृत्व नहीं होता है। ऐसा नेतृत्व को स्वयं की योग्यता पर कोई भरोसा नहीं होता अतः वह स्वयं को कार्यवाही में व्यस्त रखता है वह समूह के लोगों से किसी अन्य बहाने दूर रहता है वह अधिकांश कार्य अपने सहयोगियों पर डाल देता है परंतु वे सभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता रहता है। ऐसी स्थिति आ जाती है जब संगठन नेतृत्व विहीन सा लगने लगता है ये स्थिति अराजक ही कही जा सकती है। जैसे शैली का एक दूसरा विभाजन
अनुकरण कथाओं के आधार पर भी ये किया जा सकता है। लिमकेन ने इस प्रकार की तीन नेतृत्व शैली का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है: आदर्श मूलक सिद्धांत नॉर्मेटिव, व्यक्तिगत पर्सनल, मध्यभागी व्यवहार ट्रांजेक्शनल। इस विभाजन को गेरजेल एवं गुबा ने नोमोथिटिक इडियोग्राफिक तथा जैसे आदर्श मूलक सिद्धांत। इसके अंतर्गत नेता के संगठन में भूमिकागत व्यवहार आते हैं। इस भूमिका में संगठन की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति की अपेक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यक्ति मूलक शैली, इस शैली के अंतर्गत व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि संगठन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है अथवा नहीं। इसके अनुसार संगठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति की होती है। मध्य मार्गी व्यवहार शैली, इस शैली के अनुसार जहाँ एक और व्यक्तिगत अपेक्षा पर ध्यान दिया जाता है, वहीं संगठन की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार यह एक मध्य मार्गी नेतृत्व शैली है, जिसमें व्यक्ति और संगठन की अपेक्षाओं के मध्य समन्वय रखने का यत्न किया जाता है। फिर नेतृत्व संबंधी आधुनिक अनुसंधान कार्य और जन आधारित नेतृत्व पाल हरमे केने तथा बल्ले शेड ने अपने अनुसंधान में पाया कि जहाँ अधिकारिक नेतृत्व शैली कार्य केंद्रित होती है, वहीं जनतांत्रिक नेतृत्व में व्यक्ति केंद्रित, जिसमें व्यक्तिगत हित तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ध्यान दिया जाता है। गृह संकल्पना गृह संकल्पना नेतृत्व के क्षेत्र में गृह संकल्पना एक ही नई संकल्पना है। यह संकल्पना ओयो राज्य अध्ययन गुरुकुल के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। इस संकल्पना के अंतर्गत यह माना गया है कि नेतृत्व को दो क्षेत्रों में व्यवहार करना हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह समान रूप से दोनों क्षेत्रों में व्यवहार करे। विस्तृत नेताओं के व्यवहार के और भी क्षेत्र हो सकते हैं। अगुवाई संरचना के अंतर्गत नेता का व्यवहार आता है, जिसके द्वारा वह संगठन में समूह की क्रिया को परिभाषित करता है तथा उनका गठन करता है, और वह प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रबंधक लीडर संकल्पना पर माउंटेन यानी मैनेजरियल लीडर का विकास किया है। इस मॉडल के अंतर्गत अभी दो धुरियां, एक शीर्ष व्यक्तिगत से संबंधित तथा उत्पादन क्षमता से संबंधित शिक्षा प्रबंधन का त्रिकोणीय सिद्धांत। इस विचार का भी विकास अमेरिका में हुआ है। इस विचार के अनुसार शिक्षा प्रबंधन कार्य व्यक्ति तथा समाज की पृष्ठभूमि यदि प्रशासक के कार्यों का विश्लेषण उसकी क्षमता, व्यवहार तथा परिमाण के रूप में किया जाना चाहिए। कार्य शिक्षा प्रशासन के कार्यों को अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण कोबी ग्राफ एम कोल्विन एडमिनिस्ट्रेशन ने शिक्षा प्रशासक प्रबंधन के कार्यों को निम्नलिखित 8 क्षेत्रों में विभक्त किया है: योजना निर्माण करना, वित्तीय व्यवस्था करना, विद्यालय प्रणाली का संचालन करना, उद्देश्य निश्चित करना, तदनुसार प्रशासन करना, विद्यालय के स्टाफ का चयन, कार्य विभाजन और उनके विकास का चयन। फिर है पाठ्यक्रम एवं अनुदेशीय कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक मार्गदर्शन करना, विद्यार्थियों की प्रवेश समस्या वर्गीकरण, निर्देशन, विकास आदि का प्रशासन करना, विद्यालय भवन एवं उपकरणों का पर्यवेक्षण करना, केवल ग्रेड के अनुसार प्रबंधकीय प्रक्रिया भी प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण हो सकती है। इन्होंने प्रबंधन को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया: निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, नियोजन करना, प्लानिंग, व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजिंग, संप्रेषण, कम्युनिकेटिंग, प्रभावी हित करना, इन्फ्लुएंसिंग, समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग, मूल्यांकन, इवोल्यूटिंग। फिर रहता है शैली, शैली लीडरशिप स्टाइल एजुकेशन मैनेजमेंट। फिर है डेफिनेशन रहता है शैली, संगठन में व्यक्तियों को प्रेरित करने का तरीका। प्रभावी नंबर 2 है प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन में भूमिका। थर्ड है नेतृत्व शैलियाँ, लक्ष्य, समूह और परिस्थितियां पर निर्भर शिक्षक और छात्रों के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप। तो यह प्रमुख प्रकार मेजर टाइप है: अधिनायक नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, नेता का पूरा नियंत्रण, निर्णय लेने में शिक्षकों की भूमिका सीमित। फिर लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सामूहिक निर्णय लेना, लेसेस फेयर नेतृत्व, लेसेस फेयर लीडरशिप। फिर स्वायत्ता पर बल, परिवर्तनकारी नेतृत्व, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप पर परिणाम, सकारात्मक बदलाव पर जोर। दीर्घकालिक दृष्टिकोण में करिश्माई नेतृत्व, करिश्मेटिक लीडरशिप नेतृत्व, व्यक्तिगत करिश्मे में से प्रेरणा देना, लेन देनात्मक नेतृत्व, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, पुरस्कार और दंड पर आधारित लक्ष्य अनुमत। सी है कैरेक्टरिस्टिक नेतृत्व, फर्स्ट नेतृत्व का दृष्टिकोण समस्या, समूह और संगठन पर निर्भर है। सेकंड है निर्णय लेने में भिन्नता है। थर्ड है शक्ति, प्रेरणा और संवाद का प्रयोग है। फोर्थ है नेतृत्व के प्रकार के आधार पर शिक्षकों और छात्रों की भूमिका और लक्ष्यों पर
प्रभाव है। फिर है डी लाभ एडवांटेजेस। अच्छा, संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति। सेकंड है शिक्षकों और छात्रों की प्रेरणा। सकारात्मक शैक्षिक वातावरण। फोर्थ है सहयोग व सामूहिकता का विकास। फाइव है कार्य कुशलता और संगठनात्मक स्थिरता। पांचवा है नेतृत्व शैली का संगठन की प्रकृति। ये दो प्रकार की होती है। फिर बात के अंदर आ जाती है ई में है लिमिटेशंस। फर्स्ट अधिनायकवादी शैली में असंतोष व प्रेरणा की कमी। लासेस फाइव शैली में संगठनात्मक नियंत्रण की कमी। लोकतांत्रिक शैली में निर्णय लेने में समय की अधिकता। करिश्मा नेतृत्व पर अधिक निर्भरता। परिस्थितियों और समूह के अनुसार शैली बदलने की आवश्यकता। फिर है इम्प्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। लोकतांत्रिक शैली से छात्रों की भागीदारी बढ़ती है। करिश्माई और परिवर्तनकारी शैली से प्रेरणा और रचनात्मक विकास है। अधिनायकवादी शैली कक्षा अनुशासन के लिए उपयोगी। लाइसेंस शैली उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए प्रभावी। निर्णयात्मक शैली लक्ष्य उन्मुख कार्यों के लिए उपयुक्त। फिर बात के अंदर है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी शिक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। यह उद्देश्य के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुसार है। एसडीजी 4। फिर बात के अंदर है व्याख्या सतत शिक्षा विकास लक्ष्य। एसडीजी लक्ष्य है। एसडीजी 4 का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। टारगेट 10 राष्ट्रीय संकेतक, 19 राज्य संकेतक, 28 जिला संकेतक। उन्होंने 17वें सत्र के दौरान 25 सितंबर 2015 को ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाले दस्तावेज को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास एवं लक्ष्य एवं एक 169 टारगेट सम्मिलित थे। एसडीजी फर्स्ट 2016 से प्रभावी हुए हैं। ठीक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति एक को सदस्य बनाया गया है। फिर शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय ये विश्वविद्यालय नई दिल्ली। निम्न देखो कौन सी योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं है। तो ऐसा शिक्षा नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। शिक्षा एक शिक्षा है। फिर है समग्र शिक्षा अभियान, समसामयिक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएस और शैक्षिक शिक्षण अभियान समाहित किए गए हैं। संस्था का नारा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा यह अभियान 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए बनाया गया है। फिर राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य नहीं है। फिर केंद्रीय सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 और की समय कब से कब तक बढ़ाई गई है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। फिर बाद में केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान में। फिर बाद में व्याख्या समग्र शिक्षा अभियान। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल परिषद मंत्रिमंडल समिति ने सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा देने के लिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के लिए नई अच्छे शिक्षा योजना बनाने की मंजूरी दी। भारत सरकार द्वारा 17/2018-19 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान एसएससी शैक्षिक शिक्षक शिक्षा टीई को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान सर्व योजना संचालित की जाएगी। एमएचआरडी द्वारा के आदेश 7/3/2018 के अनुपालन में समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी एसआईसी के माध्यम से किया जाएगा। नोडल संख्या की अवधि बढ़ाकर 2026 तक की दी गई है। इसे समग्र शिक्षा अभियान 2.0 नाम दिया गया है। फिर बाद के अंदर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल परिषद ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएसएमए और शिक्षक शिक्षा अभियान समाहित किए गए हैं। समझा नारा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा यह अभियान 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए बनाया गया था। प्रस्तावित योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा के विजन में परिप्रेक्ष्य में लाई गई तथा इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा को सबके उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। राजस्थान में राज्य स्तर पर संस्था के नोडल एजेंसी का राजस्थान स्कूली शिक्षा सीएसएससी का गठन किया गया, जिसका पंजीयन दिनांक 3/9/2020 को करवाया गया। सर्व शिक्षा अभियान एसएससी प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा प्लस शिक्षक है
शिक्षा टीई का समग्र शिक्षा अभियान संस्था इस केंद्र पर प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच पोषण में 7:40 का विभाजन शामिल है। इस वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। मॉडल विद्यालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक उद्देश्य से पिछड़े 186 से 134 ब्लॉक में माध्यमिक शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में मॉडल विद्यालय निर्मित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से 17 2009-10 में राज्य में मॉडल विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2021 को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अभी सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 आरंभ की गई है, जिसके माध्यम से शिक्षा के स्तर में विभिन्न बदलाव आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को आरंभ किया गया है। फिर बात के अंदर है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को संघीय स्वरूप देने एवं शिक्षा के सुसंचालन हेतु वर्ष 1950 में बीकानेर में निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की। राजस्थान राज्य में वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधन का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद और पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। शिक्षा में गुणवत्ता एवं कुशल शिक्षक प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का विभाजन कर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पृथक राज्य स्तरीय कार्य की स्थापना की गई। तदनुसार 1 जनवरी 1998 से मौजूदा विभाग प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में संचालित है। वर्ष 2001 से ग्रामीण क्षेत्र की प्रारंभिक शिक्षा का कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को सौंप दिया गया है। दिनांक 2 अक्टूबर 2010 से संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दी गई, किंतु पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही रखा गया। राजस्थान शिशु स्कूल शिक्षा परिषद साक्षरता है सतत शिक्षा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल पंजीयक शिक्षा विभागीय ये परीक्षाएं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के क्षेत्र जनरल ही संचालित है। विभाग का परिचय वर्ष 1949 में रियासत और विलीनीकरण के फलस्वरूप नया गठित राजस्थान राज्य में स्कूल शिक्षा का विभाग निदेशालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में स्थापित हुआ। तत्कालिक आवश्यकताओं के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग को प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के रूप में पृथककरण वर्ष 1997 में हुआ। तब से लेकर अनवरत प्रारंभिक शिक्षा विभाग बालक बालिकाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उसे उचित शिक्षा देने के लिए निर्मित कर रहा है। फिर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राज्य की संस्था निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पंचायती राज निदेशालय जयपुर निदेशालय साक्षरता व सतत शिक्षा जयपुर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर पंजीयक विभाग की परीक्षाएं बीकानेर स्वायत्त शासी संस्था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान शिक्षा अकादमी बोर्ड जयपुर राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर माध्यमिक शिक्षा विभाग संगठनात्मक ढांचा शिक्षा मंत्री प्रमुख शासन सचिव है। प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विकास आयुक्त स्कूल शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान संयुक्त निदेशालय संभाग स्तर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी अन्य शिक्षण संस्थान उच्च अध्ययन शिक्षण महाविद्यालय साधुरी स्पोर्ट्स स्कूल शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। फिर डीपीसी जो है जिला शिक्षक अधिकारी मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय पद एमपीईओ प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट राजकीय संस्था है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 950 बीकानेर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था आईएएसई फिर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय स्वायत्त संस्था है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर 30 मार्च 1995 भारतीय स्काउट एवं गाइडिंग। फिर बाद में है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर 1 जनवरी 1998 माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन प्रशासन माध्यमिक शिक्षा का विस्तार शिक्षा
शिक्षा नीति शिक्षा नीति का निर्धारण व कार्य क्रियान्वयन करना, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और संचालन, भाषा को प्रोत्साहित करना। फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर 1 जनवरी 1998। प्राथमिक शिक्षा में नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन करना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन व प्रशासन का निर्माण प्रशासन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करना, अनौपचारिक शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा देना। राजस्थान के उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था IASC राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था बीकानेर स्थापना 1940 18 1987 से 1988 से वैसे IASC बना दिया गया। राजस्थान में पहला IASC संस्थान है। फिर निम्नलिखित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वरिष्ठ अध्यापक केवल बीकानेर जिले के व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आदि को सेवाकालीन शिक्षण देना। राज्य की उच्च अध्यक्ष शिक्षा संस्थान अजमेर स्थापना 1941 से 1989 में से IASC में स्थानांतरित किया गया। निम्नलिखित शिक्षण दी जाते हैं। वरिष्ठ अध्यापक स्तर केवल अजमेर जिले के व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आदि को सेवाकालीन शिक्षण देना। फिर है राजस्थान के प्रमुख शैक्षिक अभिकरण। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER 4 दिसंबर 1957। राजस्थान राज्य पाठ्यमंडल RSCB 19 दिसंबर 1973। औपचारिक शुरुआत 1 जनवरी 1974। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS 21 मार्च 2005। फिर शैक्षिक नवाचार, उत्कृष्ट विद्यालय राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना योजनांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन मेंटरशिप में एक प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय सामान्य कक्षा 1 से 8 या 1 से 5 का विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे। इसका विषय वाक्य शिक्षा की दौड़ उत्कृष्टता की ओर है। फिर बाद के अंदर आ जाता है राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद SCERT। निम्नलिखित इसमें आर आर एस RSCERT के परिषद का प्रभाग विभाग नहीं है, तो जन संचार सेवा का प्रभाग नहीं है। RSCERT का प्रभागार संगठनात्मक ढांचा, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग, शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, शिक्षा प्रभाग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग, IT सेल विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। फिर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SCERT जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन एवं किस वर्ष हुई? 11 नवंबर 1978। राजस्थान राज्य में विद्यालय शिक्षा की गुणात्मक संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित RC मल्होत्रा समिति के अनुसार 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शिक्षा संस्थान SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के स्थान पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई। दिनांक 14 अगस्त 2018 को SIERT का पुनर्गठन कर इसे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कर दिया गया है। RSCERT का कौन सा अनुभव डाइट फैकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो वो करता है शिक्षक शिक्षा अनुभाग करता है। फिर है RSCERT का विस्तार रूप है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1978। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? मथुरा समिति। SCERT राजस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर। SCERT का पूरा नाम है तो वह स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर SCERT का कार्य सारी शैक्षिक शोध को प्रोत्साहित करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रविधि तकनीकी को सुझाना, शिक्षकों के लिए सेवाकालीन व प्रशिक्षण शिविर संचालित करना। फिर है SCERT का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है, तो वो करता है सेवा अध्यापक शिक्षा के लिए और पाठ्यचर्या विकास के लिए और अनुदेशात्मक सामग्री व पाठ्य पुस्तकों के लिए।
फिर बात के अंदर है प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के ये तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है? राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है। कौन से दिन माह एवं वर्ष को SCERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ था? 14 अगस्त 2018। निम्नलिखित में से SIERT उदयपुर में नहीं है। स्तरीय अध्ययन विभाग नहीं है। राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए ये सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है। एस SIERT उदयपुर। फिर है बात के अंदर SIERT का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। परिवर्तित नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद RSERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर बात के अंदर है राजस्थान राज्य में विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक समन्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित प्रोफेसर आर सी महत्रा समिति के अनुशंसा पर 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शिक्षा संस्थान SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के स्थान पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई। दिनांक 14 अगस्त 2018 को SIERT का पुनर्गठन कर इसे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कर दिया गया। 2002 में 2 से यह संस्थान आयुक्तालय प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण अन्य कार्य कर रहा है। फिर बात करते हैं RSCERT का प्रबंधन एवं प्रशासन निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त है। पदाधिकारी IAS RAS एमिनेंट एजुकेशन एकेडमिक्स। अतिरिक्त निदेशक राजस्थान शिक्षा सेवा प्रोफेसर संयुक्त निदेशक समकक्ष प्रोफेसर उप निदेशक समकक्ष प्रोफेसर 2 है। GCA समकक्ष एसोसिएट प्रोफेसर है। प्रधानाचार्य समकक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर व्याख्याता समकक्ष। नोट RSCERT के समस्त पद प्रति नियुक्ति स्थानांतर से बढ़े जाते हैं। फिर प्रशासन के लिए 2 समितियां है। शासी परिषद अध्यक्ष शिक्षा मंत्री है, उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव है, कार्य शैक्षिक नीतियों का निर्माण है। कार्यकारिणी समिति सभापति शिक्षा सचिव है, सचिव निदेशक RSCERT कार्य शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करना। फिर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा रहा है? तो मुख्य 17 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 40 सदस्य हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 07 विश्वविद्यालय से निर्वाचित सदस्य 08 राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय के प्राचार्य 02 शिक्षक संघ के प्रतिनिधि 02 राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य 17 विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य 02 योजित सदस्य 02 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार पेज नंबर 56। फिर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो वो होता है 3 वर्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1957। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज शिक्षा का आयोजन किस संस्था के द्वारा कराया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यकारी का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है सारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिवेक्षिका परीक्षा है, वरिष्ठ आधार परीक्षा है। फिर बात के अंदर आ जाता है श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। मुदालियर आयोग ने भारत के प्रत्येक राज्य में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए एक बोर्ड के गठन करने की अनुशंसा की। 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जयपुर में की गई। 1961 में इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 36 सदस्य हैं। बोर्ड कार्यकाल 3 वर्ष होता है। बोर्ड अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। आयु और माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड का उपाध्यक्ष और प्रदेश सदस्य होता है। फिर है IASE उच्च अध्ययन
शिक्षा संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, आईएससी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड एजुकेशन। राजस्थान में संचालित राज्य की ये उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है। तो वो बीकानेर राज्य में दोनों में है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना की शिक्षा नीति की सिफारिशों पर की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राज्य में नई शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वित पर 1988 से राज्य की उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। उच्च अध्ययन शिक्षा का कार्य है तो सारा ये शिक्षा शिक्षा में सामुदायिक कार्यों को प्रोत्साहित करना, स्कूल शिक्षा में नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना, शिक्षा में एमफिल, एमएड व पीएचडी कार्यक्रमों का संचालन करना, राजकीय व्यवस्थाओं में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली की मार्गदर्शिता के अनुसार पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण बीएड व एमएड तथा सेवाधीन विषय शैक्षणिक प्रशासन में प्रशिक्षण कार्य संपादित कर इसे संस्थान ने निरंतर अपनी शैक्षिक क्षमता को प्रदर्शित किया है। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान आईएससी का प्रदान करता है तो वह शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षा तथा व्याख्या आता प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आदि को सेवाकालीन शिक्षण देते हैं। फिर गेम चेंजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण में गुणवत्तात्मक सुधार लाने के लिए विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय राज्य में केंद्रीय परिवर्तित योजना के अंतर्गत 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान आईएससी की स्थापना सत्र 1987 से 1988 से 2001 तक की अवधि में की गई थी। राजस्थान में संचालित उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर, राजकीय गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान सरदार साहब चूरू निजी, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान उदयपुर निजी है। फिर बात के अंदर है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है तो 33 है। निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? स्कूलों में दीक्षा का राइज कार्यक्रम का संचालन नहीं है। प्राथमिक शिक्षक तथा औपचारिक व पूर्ण शिक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रीय शिक्षा गतिविधि आधारित शिक्षण, आनंददायी शिक्षण, सृजनात्मक अभिगम, सहकारी शिक्षण आदि को बढ़ावा देना, जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के सभी अभिकरणों का समन्वय करना, जिला में सेवारत एवं सेवा अपूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का गुणवत्तापूर्ण आयोजन एवं संचालन करना, शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय अंतःक्रिया द्वारा विभिन्न क्रियात्मक अनुसंधान कर से एक सी समस्याओं का समाधान करना। फिर 21 वर्ष में राजस्थान के 40 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी जून 1995। फिर है एस SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्न में कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? डाइट नागौर जो है वो प्रथम स्थान पर। राजस्थान में कितने शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है? 33। डाइट में कितने प्रभाग है? 8 है। डाइट संस्थान की नोडल एजेंसी है SIERT। डाइट संस्थान में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग तैयार किया गया है। SIERT शिक्षण अधिगम सामग्री डाइट के कौन सा प्रभाग तैयार करता है? कार्य अनुभव प्रभाग। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में निम्न में से कौन सा प्रभाग कार्य अनुभव में नहीं है? स्त्री शिक्षा नहीं है। फिर बात किया जाता है स्थापना वर्ष 1988 सत्र 1987-88 डाइट की स्थापना का स्तर जिला स्तर। डाइट की स्थापना का आधार भारत सरकार द्वारा नवंबर 1989 में प्रकाशित पिंक गाइड बुक जो की सेवा पूर्व व सेवा शिक्षण प्रशिक्षणों के आयोजन की रूपरेखा निर्धारित करती है। डाइट का संबंध 2 स्तर पर होता है, राज्य स्तर RCERT और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय स्तर NCERT। राजस्थान में प्रथम चरण के अंतर्गत 14 जिलों में जून 1995 में डाइट की स्थापना की गई। वर्तमान स्थिति 33 डाइट एक राज्य के सशक्त शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय जयपुर, एक राज्य की अल्प भाषाई शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, 15 निजी संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय 219 निजी STC विद्यालय। फिर है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, सर्व सुलभ सहज शिक्षा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 व 12वीं में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? 5। कक्षा 10
व 5वीं 12वीं में 20 विषय में से किन्हीं 5 विषयों का चयन करने की छूट होती है। आरएसओएस के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए गणित एवं अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी? 2005। राजस्थान शिक्षा की सर्व सुलभता एवं सस्ता के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च सन 2005 ईस्वी में की गई। सबके लिए शिक्षा ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का उद्देश्य है। फिर है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु क्रमशः है 14 वर्ष, 14 व 15 वर्ष। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 10वीं व 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अवसर मिलते हैं? 5 वर्ष से 9, 5 वर्ष में 9 अवसर। सर्व सुलभ सहज शिक्षा सभी सबके लिए का संबंध है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च 2005 को की गई थी। फिर बात की तरह मैं पूरी तरह इस बात का कायल हूँ कायल हूँ कि सर्व सुलभ शिक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी ये सब चाहे वह उद्योग हो, चाहे कृषि या कुछ और जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका सही ढंग से विकास तभी होगा जब पृष्ठभूमि में व्यापक स्तर पर शिक्षा होगी। जवाहरलाल नेहरू 10 नवंबर 1963 को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त शिक्षा की सर्व सुलभता एवं संस्था के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च सन 2005 में की गई थी। काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSC ने भारत के अन्य बोर्डों और विश्वविद्यालयों जैसे सीबीएसई और NIOS आदि की परीक्षाओं के साथ 10th और 12th कक्षाओं की अपनी परीक्षाओं की कक्षा प्रदान की। 10वीं 12वीं की परीक्षा हेतु न्यूनतम क्रमशः 14 व 15 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंजीयन करवा सकता है। आयु की अधिकतम कोई सीमा नहीं है। सार्वजनिक परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल में होती है। एक बार पंजीयन करवाने के पश्चात उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष में 9 अवसर मिलते हैं। फिर है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1974 को। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर का पंजीकरण एक संस्थान के रूप में 29 दिसंबर 1973 को हुआ था। 1 जनवरी 1974 को यह संस्था विधिवत रूप से अस्तित्व में आई। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं मुद्रण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया गया? कक्षा 1 से 12वीं तक। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस कक्षा स्तर की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण वितरण है? 1 से 12। राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकल्पना का चयन करते हुए सही शेर समुच्चयों की पहचान की थी। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के नियंत्रणाधीन है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। निम्न में से कौन से स्तर जो राजस्थान राज्य में राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन तथा अनुसंधान कार्य करती है? तो वह प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्थान के रूप में पंजीकरण है 29 दिसंबर 1975। फिर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर का पंजीकरण एक संस्थान के रूप में 29 दिसंबर 1973 को हुआ था। 1 जनवरी 1974 को यह संस्था विधिवत रूप से अस्तित्व में आई। राज्य राज्य पुस्तक मंडल का संगठन। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर का संगठन 2 स्तर पर होता है। शासी परिषद अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष, शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा सचिव, RAS सदस्य, 12 निष्पादन परिषद सभापति, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव, RAS नियुक्ति आज राजस्थान सदस्य 9 है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण का कार्य करता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है। फिर बाद में है